पल भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, रचना को पता ना था। 3 घंटे पहले ही तो अमित ने रात का खाना खाया था। फिर वह पलंग पर ही पर्स और कागज पेन लेकर बैठ गया था। उसने रचना से कहा था कि वह और अंश सो जाए, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। रचना जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अमित को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका शरीर तो ठंडा पड़ चुका था। अमित का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी सैलरी लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में अंश की स्कूल फीस व अन्य खर्चे लिखे थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। अमित का आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और अपने जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो गया कि अब इसकी जरूरत नहीं। रचना ने अमित का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को अमित बड़े करीने से सजाकर रखता था। दफ्तर के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीजों का एक अलग रजिस्टर था, जिसमें वह खुद के और रचना के नाम, इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज कराता था। ऑफिस से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार रचना उसके इस काम से उबकर फटकार भी दिया करती थी। अमित बोलता, ये सब तो फ्यूचर के लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए और इस छोटे अंश के लिए। अमित को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी जिंदगी थी। वह कहा भी करता था, रचना, बिना प्लानिंग की जिंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। ये जीवन बहुत छोटा होता है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है। जितने जरूरी लगे उतना ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं हैं, वे बस मोह है। इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने तो मोह त्याग दिया अमित। अनायास रचना के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेले छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को ऑफिस से आते ही अमित इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही रचना को वह पर्स मिल गया। धीरे से रचना ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में अमित का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ में है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। रचना सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 6 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवर की तरह उसने अमित के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका गुनाह ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं, तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। रचना के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी, पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया। हिम्मत से काम लो बेटी, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को रचना? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या विधवा से भी बड़ा कोई दुख होता है? एक स्त्री के लिए एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में वह खूब जानती है। रचना को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था। एक सादा धोती पहना करती थी वे। अपने अंधेरे कमरे से गांव के मंदिर तक का ही था उनका संसार। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। रचना भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथ की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे। घर से और समाज से कटकर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हश्र है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिली होगी। वह नए जमाने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वह जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं।
रचना ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में अमित द्वारा लाई एक प्रकार की चूड़ी रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वह रचना के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन चूड़ियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी अब? कौन देखने वाला है इन्हें? जो चाव से लेकर आया था वही नहीं रहा। ये सब चीज़ें तो सुहागनों के लिए होती है ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी वह कभी देखने लगती है तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। अमित बार बार कहा करता था, यह क्या, तुम घर की चीज़ों की उठापटक में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार इंदौर जाकर तुम्हारे लिए नए कोर्स की सारी किताबें ला दूंगा। अमित फिर इंदौर नहीं जा पाया और रचना की पढ़ाई अधूरी रह गई। वह एमकॉम नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। अंश को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में अंश को घर पहुंचा जाता। अंश स्कूल से आता है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता। लेकिन अंश के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। अमित के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब अंश सवाल कर बैठा था, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में रचना बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है ना, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन रचना अंश के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली साल जब वह अंश के साथ छत पर बैठी थी, तब अंश ने वही सवाल फिर से किया था। अचानक रचना के मुंह से निकल गया, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे पापा है। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना। वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन रचना अंश को ढांढस देती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों ना वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। यह 5 वर्ष का बेटा अंश जो उसकी नज़रों के सामने आ जाता है, नहीं तो उसी दिन जिस दिन अमित का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती। अंश के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लांछन सहकर। वह औरत है, एक विधवा, जिसे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटी, यहाँ से अब चल। क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली? अमित की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वो मुझ पर छोड़ दे, मैं इंदौर से ही ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। रचना ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 4 वर्ष, 8 वर्ष या 15 वर्ष। फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होंगी। एक विधवा ननद को भाभियां क्या स्वीकार कर पाएंगी सहज रूप से? उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की तरह वह भी जी लेगी। माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ कहने को तो कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती हैं कि उनके कहे में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार, उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। रचना गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को दो टूक जवाब दिया था, तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक परेशान ना हो। वे खुद ही कितने कमज़ोर हैं। इतनी सोच फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूंगी माँ। रचना का जवाब सुनकर उसकी माँ की आंखें छलछला उठी थी। फिर उन्होंने रचना से साथ चलने को नहीं कहा। रचना ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदिया तो अमित ने उसे बड़े प्यार से दी है। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहे।
ये कड़वे सच की तरह है, जिन्हें वो अमित के लिए जिंदगी भर सजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर से वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र अमित की कंपनी के प्रबंध निर्देशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने चिट्ठी निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, अमित के असमय देहांत से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अमित की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हमने अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ किया है। रचना कुछ क्षण सोचती रही और उसने फिर निर्णय ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। अमित का ऑफिस वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपना राह चुन लिया है। मैं अमित की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ रचना को एकटक देखती रही, उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को। रचना का वह दूसरा ही रूप था जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ एक अज्ञात डर पैदा हो गया। पता नहीं लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उसे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती? कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है। तब सच को छिपाने से क्या फायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीना है। शाम को रचना जैसे ही अपने ऑफिस से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। रचना बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि ऑफिस का माहौल उसके अनुरूप है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी लोग उसको बहुत आदर देते हैं। अमित कंपनी में एजीएम के पद पर था। वही जगह रचना को भी मिली। ऑफिस में एक एजीएम का एक और पद है जिस पर फिलहाल मुंबई से निखिल ने ज्वाइन किया है। निखिल और अमित ने एक ही दिन दिल्ली में कंपनी ज्वाइन किया था। निखिल से दिल्ली में ही रचना की मुलाकात हुई थी। एक बार अमित ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। आज ऑफिस में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसने अमित की मृत्यु पर काफ़ी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, आप इस ऑफिस में आ गई, अच्छा हुआ। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली? मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो कि लोग तुम पर उंगली उठाए। तुम्हें रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा ना कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरा अंश मर जाएगा। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बेटे के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझे बल दो माँ कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों को खुलकर सामना कर सकूं। रचना ने अपना साहस दिखाया। ये कैसे होगा बेटी? मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा, अपना धर्म या समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा हक है। जो धर्म हमें अपने पद से डिगा दे उसे हम नहीं मानते, और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा करेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद रचना की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगे कि जमाना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। रचना के भीतर भी नई नई कोपलें उगाई। ऑफिस में रचना का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी सहकर्मी से उसकी दोस्ती बढ़ गई, खासकर निखिल से। एक दिन निखिल को उसने अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर पर कौन कौन है तथा वह किस बिरादरी का है। निखिल ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह लखनऊ के दलित परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा दो बहनें हैं। वैसे हम खांटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानूस धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियाँ और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है।
बेटा, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग हैं ही। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। निखिल बोलकर जैसे निश्चिंत हो गया। एक दिन आखिर निखिल ने रचना के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर रचना ने कहा, मेरे साथ मेरा 5 वर्ष का बेटा अंश भी है। निखिल, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? अंश तुम्हारा बेटा है तो वह मेरा भी बेटा है। हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है, अब और की हमें ज़रूरत नहीं। मुझ जैसी एक बच्चे की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए निखिल, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई मतलब नहीं रखता। रचना, तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक दलित से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं आने वाली पीढ़ी भी नाज करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठाराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन ऑफिस के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ ने जाना तो रचना से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। रचना ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेगी तो पापा ज़रूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही रचना के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रचना ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी और कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।